अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि एमओडी और डिफरेंट एग्जाम्स हो जो है वो सीएसएस हो या पीसीएस हो, पीएमएस हो या कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम, इसमें उसमें पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आते ही आते हैं। अब आपने क्लियरली देखा होगा कि एमओडी के एग्जाम में भी आएंगे, तो मैं आपको ये सीरीज भी करवाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी। तो मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें मोटिवेटेड रखती हैं, राइट। अब हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट हम लोग शुरू करेंगे। इसमें जितने भी एमसीक्यूज है, वन लाइनर सीरीज है। मैं आपके लिए हमेशा वन लाइनर सीरीज लाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को वन लाइनर सीरीज अच्छी लगती है। क्विक रिवीजन हो जाती है जल्दी से, राइट। सो इसलिए मैं आपके लिए, अब इनको अगर मैं चाहती तो मैं मल्टीपल चॉइस में भी कर सकती थी, बट उससे ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपके लिए ये लाई हूँ। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से। अब मैं थोड़ा सा आपको अगर बैकग्राउंड दूं हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट मतलब उस टाइम की बात हो रही थी जब पाकिस्तान और इंडिया अनडिवाइडेड था, और सब कॉन्टिनेंट पे किंग्स जो थे वो रूल करते थे। अब ये देखिए, ये सब कॉन्टिनेंट का इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये मैप है। ये इधर पर्शियन गल्फ है, ये अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, राइट। ये इंडिया, नेपाल, ये आज का, पर ये उस टाइम क्या था, अनडिवाइडेड था। अब ये देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रही है, 3300 बिफोर सेंचुरी से टू 1300 तक। ओके, अब ये देखें, इससे रिलेटेड बेसिकली ये एमसीक्यूज होंगे। आप ये अब मैं आपको समझा देती हूँ, करवा देती हूँ ये सीरीज भी, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। अब ये देखें कि इसमें बोला गया है कि एग्रीकल्चर was the main occupation of the people of Indus Valley civilization। अब ये एग्रीकल्चर के बारे में आता है कि जो, अब इसमें देखें, ऑक्यूपेशन एक वर्ड है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है। एक होता है प्रोफेशन और दूसरा होता है ऑक्यूपेशन, ठीक है। प्रोफेशन ये होता है अगर उसका आप डीपली किसी भी चीज को पढ़ा करें तो वर्ड बाय वर्ड उसको डीपली डीप में जाया करें उस वर्ड के, तो प्रोफेशन वो होता है जो आपको मंथली आप कोई काम करें और ऑन द एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उसकी सैलरी मिले। ओके, ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि आप रेगुलरली, जैसे कोई मजदूर है, कोई रेडी वाला है, तो वो क्या करता है कि डेली बेसिस उस बंदे की अर्निंग हो रही होती है और वो डेली बेसिस पे देख रहा होता है। तो ये एग्रीकल्चर जो भी क्या था, उनका ऑक्यूपेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाती हूँ। राखेल दास बनर्जी। ओके, राखेल दास बनर्जी जो है इनिशियली डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये नेम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हमने क्या पढ़ा, एक तो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, दूसरा इसको मोहनजोदड़ो जो है वो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इसको हम इंडस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पानी आता है हमारा ऊपर से, चाइना से, चाइना से कहाँ से आता है, येलो रिवर, यांगजी, यांगजी रिवर से होके इंडिया में जाता है, इंडिया और पाकिस्तान में आता है, ठीक है। फिर आके ये पंजनद बनाते हैं, पांच नदियां बनाते हैं। ओके, जहाँ पे ये पांच नदियां मिलती हैं उसे हम कहते हैं पंचनद। तो ये बेसिकली देखें, इसलिए उसके आसपास में जो सिविलाइजेशन थी ना, इंडस वैली के आसपास में जो सिविलाइजेशन थी उसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनिशियली ये किसने डिस्कवर की थी, ये की थी डिस्कवर, मोहनजोदड़ो साइट डिस्कवर की गई थी राखेल दास बनर्जी ने। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे। कल्ट एंड शिवा। ओके, cult and Shiva. Cult and Shiva was practiced in Indus Valley civilization। अब cult and Shiva जो था, उन वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ओके,
अगर आपसे पूछा जाए कि वो क्या प्रैक्टिस करते थे तो आपका जवाब होगा वो कल्ट और शिवा को जो है वो मानते थे। आगे हम लोग आए तो वो ग्रेट बाथ is a part of a large citadel complex that was found in 1920 during excavation of Mohenjo-daro। अब मोहनजोदारो अगर आप लाड़काना कभी गए हों और अगर आपने विजिट किया हो तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े सिविलाइज लोग थे। इनके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स थे, इनकी स्विमिंग पूल्स थी, इनके जो है वो प्रॉपर एक जो है वो निज़ाम था। इनके जो घर थे वो पक्के ईंटों के बने हुए थे। तो इनका एक ग्रेट बात की बात हो रही है। और स्विमिंग पूल भी हमने देखा था, हम लोग जब विजिट किया था हमने तो इनका स्विमिंग पूल भी था। और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इनकी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उस टाइम ये मतलब बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हुआ करते थे अपने टाइम की। तो इन्होंने की है ग्रेट बात। जो है वो किसका पार्ट है, ये पार्ट है, ये डिस्कवर किया गया था जब इसकी एक्सकेवेशन हुई थी मोहनजोदारो की 1920 में, तो ये फाउंड हुआ था। ओके। आयरन वाज नॉट, अब इसको पढ़ेंगे आयरन। आयरन वाज नॉट known टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब दूसरे देखें, हम लोग नीचे पढ़ेंगे जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये जैसे थे ना, ये इनसे ब्रॉन्ज था। तो ये चीजें थी उस टाइम पे, पर आयरन आयरन के मिलने के आसार नहीं मिले, या वो फाउंड नहीं किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि इट वाज नोन नॉट नोन टू देम। ओके। आयरन आयरन का नहीं मिला था कोई। तो ये आपको खास करके क्या देते हैं कि मेटल्स दूसरे लिख लेते हैं और उसमें क्यूज दे देते हैं कि कौन सा ऐसा जो है वो मेटल है जो नहीं था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास वो फैमिलियर नहीं थे या नोन नहीं थे उससे, तो वो था आयरन। ओके। earlier earlier earliest evidence of the silver in India is found in Harappan culture। अब हड़प्पा का जो कल्चर था ना उसमें क्या मिला था इनको, अर्लीस्ट एविडेंस, इनको पहले पहले जो एविडेंस मिला था वो इनको मिला था सिल्वर का। ओके। इंडिया में जब इन्होंने फाउंड की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कॉपर एज was a time period between the Neolithic and the Bronze Age। अब ये जो थे, एक नियोलिथिक और दूसरा ब्रोंज एज। ठीक है। अब इनके दरमियान में कौन सा था, कॉपर एज था। बिटवीन द कॉपर एज वाज बिटवीन नियोलिथिक एंड ब्रोंज। ओके। तो बीच में कौन सा था, कॉपर एज था। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। नेचर वर्शिप वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिलीजन प्रैक्टिस बाय द हड़प्पन पीपल। अब नेचर वर्शिप क्या होती है कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं, मून हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, या बड़े बड़े पहाड़ हो गए, तो उससे कहते हैं हम लोग नेचर की वर्शिप। तो ये चीज जो है वो नहीं प्रैक्टिस की जाती थी। हड़प्पा के जो लोग थे ना उसमें नेचर की वर्शिप जो थी वो नहीं की जाती थी। नेचर वर्शिप वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिलीजन प्रैक्टिस बाय हड़प्पा पीपल। ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इज नोन एज अ प्री आर्यन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है प्री आर्यन सिविलाइजेशन। ओके। बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ द स्क्रिप्ट। ओके। इनको क्या मिले थे, स्क्रिप्ट्स मिली थी, डिफरेंट चीजें राइटिंग्स मिली थी, तो उससे क्या इनको मालूम हुआ, इन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इज नोन एज अ प्री आर्यन सिविलाइजेशन। उनको जो है वो प्री आर्यन सिविलाइजेशन भी मालूम थी, या देवर अवेयर, देवर नोन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज अ प्री आर्यन सिविलाइजेशन, या इनको कहा जाता है प्री आर्यन सिविलाइजेशन। ओके। तो ये बेसिकली जैसे जैसे अगर आपने कभी वो लिटरेचर पढ़ा हो ना सिंधी का, तो उसमें भी ये चीजें जो है वो लिखी जाती हैं कि
कौन कौन से जो है वो समाज थे जो रूल करते थे पहले, कौन सा था, फिर दूसरा कौन सा था, फिर तीसरा कौन सा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्री आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट। इनकी जो स्क्रिप्ट मिली थी उससे इन्होंने ये जो है वो अंदाजा लगाया है। मैन पास फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन नियोलिथिक एज। अब अगर आपसे कोई पूछे तो नियोलिथिक एज में क्या हुआ था कि मैन जो था, इंसान जो थे, पहले वो गैदर करते थे इसको, फूड को, वो एक स्टेज थी। फिर वो क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे। ऐसे ही मतलब देखें, पहले क्या होती थी, हॉटिंग होती थी, हंटिंग होती थी, ओके, और जो है वो एग्रेरियन सोसाइटी होती थी, राइट। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों को जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आने लगे, राइट। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, फिर देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आई। अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, एआई का दौर है। ये वैसे ही उन उस टाइम की बात हो रही है कि इंसान ने कैसे फूड गैदरिंग से, जमा करने से फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज तक सफर किया है नियोलिथिक एज में। ओके, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ अ मैन इन पैलियोलिथिक एज वाज फायर। अब इसे मोस्टली क्या कहते हैं, फायर का पूछा जाता है इंग्लिश में, उसमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। फायर को क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी या स्टडी ऑफ द फायर, फैलियन, जैसे इसमें लिखा ना पैलियोलिथिक एज का पूछा गया है, तो उसमें क्या होता था, इन्होंने फायर इन्वेंट की। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वाज ड्राविडियन। ओके, इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो किस में होती थी, ड्राविडियन में होती थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। इंडस वैली पीपल न्यू द यूज ऑफ गोल्ड। अब देखें, अब इनको ये कौन कौन से जो है वो मेटल से फेमिलियर थे। गोल्ड से भी थे आशना, सिल्वर से भी थे, कॉपर भी था, ब्रॉन्ज भी था। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी चीज से नहीं थे, विच वॉज नॉट नोन टू देम, इट वॉज आयरन। ओके, आयरन से जो थे ये नहीं थे familiar. It was iron was not known to the Indus Valley people, but Indus Valley people knew the use of gold, silver, copper, and bronze. Okay. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। Knowledge about the existence of gate is doubtful in the Indus Valley civilization. अब ये जैसे एक्सकेवेशन हुई तो बोन्स मिले थे डिफरेंट एनिमल्स के, या पैरों के निशान जो थे ना वो मिले थे। तो उससे उन्होंने ये पता उनको लगा कि दूसरे एनिमल्स तो थे, पर केट जो है ना, केट की एग्जिस्टेंस, ये डाउटफुल है इस चीज के बारे में कि केट उस टाइम शायद नहीं एग्जिस्ट करती थी। नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द केट इज डाउटफुल in Indus Valley civilization. Okay, Paleolithic remains have been discovered in Bellary. Okay, अब ये जो है फायर का जिसे हमने पढ़ा ना, Paleolithic रिमेन्स, आसार जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो डिस्कवर किए गए हैं बिलेरी से। आगे हम लोग जाके देखेंगे बिलेरी क्या था। ओके, अब आ जाते हैं कि लूथल is believed to be at least 5000 years old। अब लूथल जो है वो ऐसे बिलीव किया जाता है उसको देख के कि ये 5000 years old है, ये पुराना है। and was the only port town of the Indus Valley civilization। अब ये था क्या, ये पोर्ट टाउन था। ओके, इट वाज द पोर्ट टाउन लूथल। लूथल जो था बिलीव्ड टू बी at least 5,000 years old, और ये क्या था, ओनली
पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है। किसका? इंडस वैली का है। ओके, अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बहुत इजी लिखा हुआ है, मैं आपको आगे बताती हूँ। द रिमेन्स ऑफ द वुडन ड्रेन, अब मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा सिविलाइज लोग थे। अब ये देखें, वुडन ड्रेन की बात हो रही है। ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। ओके, वुडन ड्रेन जो है ये इन्होंने फाउंड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं द लूथल। लूथल लूथल हड़प्पन साइट इज एसोसिएटेड विथ राइस कल्टीवेशन। जैसे हमने कहा ना कि ये ओनली साइट थी पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लूथल। तो लूथल हड़प्पन साइट जो है इज एसोसिएटेड विद राइस कल्टीवेशन। इधर क्या होता था? राइस कल्टीवेशन होती थी इस जगह पे, लूथल हड़प्पन साइट पे। ओके, Indus Valley civilization people had trade relations with Mesopotamia civilization as Harappan seals were found here. जो इंडस वैली के लोग थे ना, उनके बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप हुआ करते थे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के साथ। जैसे हड़प्पन सील्स मिली हैं, जब एक्सकेवेशन हुई तो उन्होंने ये हड़प्पन सील्स फाइंड आउट की हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल है, ट्रेड रिलेशन, इससे ये पता चलता है कि इनके जो है ट्रेड रिलेशंस थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन आइडेंटिफाइड एज अ अर्बन सेटलमेंट is believed to flourish during 3000 to 1500 BC। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आइडेंटिफाई किया गया एज एन अर्बन सेटलमेंट। ये मतलब अर्बन होता है, एक रूरल होता है, अर्बन शहरी आबादी को कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट थी। मतलब ये सिविलाइज्ड लोग थे। इट वाज एन अर्बन सेटलमेंट एंड इज बिलीव्ड टू फ्लोरिश ड्यूरिंग 3000 टू 1500 BC में। ये जो थे वो फ्लोरिश किया था इन्होंने। अब एनिमल्स की बात करें, जैसे हमने कहा ना कि केट के आसार जो है वो नहीं मिले। ओके, बट एनिमल्स बफेलो, डॉग, शीप, पिग और oxen वर डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पा। ये जानवर जो थे ना, ये सारे अ, ये जो सिविलाइजेशन थी वो इनको पालती थी। डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिक करते हैं पालतू। ओके, डोमेस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स के पास ये जानवर जो है वो होते थे। इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड पशुपति शिवा। अब जैसे हमने शुरू में पढ़ा ना कि ये शिवा और कल्ट को जो है वो मानने वाले लोग थे, तो ये क्या करते थे इंडस वैली के पीपल? शिवा या शिवा को जो थे वो क्या करते थे? वर्शिप करते थे। हड़प्पन्स वर रेफर्ड टू एज ब्रोंज एज कल्चर। अब हड़प्पा जो थी ना, अब हमने जैसे नियोलिथिक पढ़ा था तो उसमें क्या था, मैन क्या करता था? पहले गैदरिंग से प्रोड्यूसिंग में आया, प्रोड्यूसिंग एज में। अब ये देखें ब्रोंज एज में क्या होता था, हड़प्पन आर रेफर्ड टू ब्रोंज एज कल्चर। जो हड़प्पन है ना, उनको रेफर किया जाता है कि ये ब्रोंज एज कल्चर के लोग हैं। ओके, राइट। तो हड़प्पा जो थे आर रेफर्ड टू एज अ ब्रोंज एज कल्चर। अब आ जाते हैं डांसिंग डोल गर्ल के बारे में। बताया गया है कि जब एक्सकेवेशन हुई तो एक डांसिंग गर्ल का स्टेचू जो था, फिगर जो थी, वो फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड की गई थी एक्सकेवेशन के दौरान। ओके, तो वो हड़प्पा वाज मेड ऑफ ब्रोंज। एक्सकेवेशन जब की थी हड़प्पा में तो ये तो किस की बनी हुई थी? ये ब्रोंज की बनी हुई थी। ओके, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा वाज मेड अप ऑफ ब्रोंज। ओके,
अब ये देखें, हड़प्पा की ही सिविलाइजेशन को रेफर किया जाता है ब्रोंज एज। उसी में क्या मिला था इनको? उसी में इनको मिला था डांसिंग गर्ल का स्टेचू, आप कहें या फिगर कहें, या ग्रेनरीज आर फाउंड एट सेवरल साइट्स सच एज हड़प्पा, लूथल एंड मोहनजोदड़ो। अब ग्रेनरीज होती थी, ओके, अनाज रखा जाता था बहुत बड़े तादाद में। तो हड़प्पा जो था, लूथल एंड मोहनजोदड़ो, ये क्या, ये जो साइट थी, इनमें मिला या फाउंड किया गया। इंडस वैली civilization people were not acquainted with the art of spinning and weaving। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, वो फैमिलियर नहीं थे, acquainted नहीं थे, किससे? आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग से। ये जो आर्ट था स्पिनिंग का और वीविंग का, इससे वो नहीं थे acquainted। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ये पेज मैं आपको आज करवा देती हूँ, फिर हम लोग जो है वो मराठास को बाद में करेंगे। द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड शीप। पत्थर के लोग के दौर के लोग, उसमें उन्होंने, उनके पास क्या था, क्या चीजें उनको जो है वो मिली डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो है वो एनिमल्स में, तो वो शीप थी। फर्स्ट डोमेस्टिक शीप उन्होंने देखी। द एनिमल लायन वॉज नोन एज एन एंशंट वेदिक पीपल। ये जो लायन था ना एनिमल, ये एंशंट वैदिक लोगों को क्या था, ये उनको पता था। देवर नोन ब्लैक स्मिथ क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यंस। अब आर्यंस जो थे, उसमें ब्लैक स्मिथ या क्राफ्ट्समैनशिप जो था वो प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर डी बनर्जी। ओके, अब ये सवाल आता है, मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड इन 1922, ये भी आप याद रख लें 1922 में, और किसने किया? आर डी बनर्जी ने। मेन क्रॉप्स क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के? तो वो वीट और बार्ले। ओके, वीट और बार्ले। मोहनजोदड़ो इज आल्सो नोन एज माउंड ऑफ डेड। मुअन, मुअन कहते हैं जो मरे हुए होते हैं ना, मुअन जो, जो दड़ो, दड़ो कहते हैं टीले को। ओके, तो जो लोग मर जाते हैं ना, तो उनका जो, उन पे जो टीले बन जाते हैं, तो वो हो जाता है मुअन जो दड़ो, मीन्स माउंट ऑफ डेड। ओके, अब ये थोड़ा सा मैं आपको प्लेन्ड सिटी कैसे था मोहनजोदड़ो, द फर्स्ट प्लेन्ड सिटी 200 and 2005 to 1300 BC। Indus River Valley had a plain cities। देखें, वही मैंने आपको बात की थी की कि ये बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड सिटी था। बहुत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसका ड्रेनेज सिस्टम हो, इनकी ग्रेनरी, जैसे इन्होंने कहा कि ग्रेनरीज थी इनकी। ओके, इनके रोड्स बहुत अच्छे थे, इनका जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था इनके, जो है वो जब इनकी एक्सकेवेशन की गई तो ये देखा गया कि इनके अटैच वॉशरूम्स थे उस टाइम। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि देवर वेरी प्लेन सिटीज। ओके, मोहनजोदड़ो वाज built on plateau to deal with the unpredictable river flooding। अब ये जैसे एक रिवर जा रही है इंडस की, अब रिसेंटली भी फ्लड्स आए, तो क्या हुआ? फ्लड्स आने से रोड्स आपके डूब गए, ब्रिजेस आपकी तबाह हो गई, और आसपास में जो लोग थे ना, उनके घर, पॉपुलेशन हो, उनके एनिमल्स हो, उनके बिजनेसेस, उनकी जो है वो व्हीकल्स, जितनी भी चीजें थी वो उस फ्लड के साथ उनकी डूब गई। स्पेशली जो सवात में आया, तो ये क्या होती हैं? अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं। फ्लो बढ़ जाता है पानी का कभी कभार। ओके, तो ये जो मोहनजोदड़ो है was built on plateau to deal with unpredictable river flooding। फ्लड्स आते हैं जो, ओके, तो उसको डील करने के लिए ये किस पे बनाया गया था? ये
प्लेटिव पे बनाया गया था। ओके, टू अलाउ इजी मूवमेंट, सिटी streets were divided into the squares। अब ये इजी इनकी जो है वो मूवमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह, सिटीज और स्ट्रीट्स में, तो इन्होंने क्या किया, बनाए थे स्क्वायर्स बनाए थे। ओके, हाउसेस एंड द शॉप्स वर बिल्ड विद इन दीज स्क्वायर्स। अब इन्हीं स्क्वायर्स पे क्या बने हुए होते थे, हाउसेस बने हुए होते थे, शॉप्स बने हुए होते थे। तो रमजान चल रहा है, राइट, अभी तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। अल्लाह पाक आपको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। इस बरकत भरे मंथ में हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा कि हम लोग जो अपने लिए जो इतना एक चीज़ में लगे हुए होते हैं, तो जिस चीज़ में भी हम लोग ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह पाक हमें उस चीज़ से नवाजे, तो अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ किया करें कि अगर वो आपके हक में बेहतर है तो आपको अल्लाह पाक दे। फिर वो आपकी जॉब हो या कोई भी इशू हो आपका, तो अल्लाह पाक से हमेशा ऐसे ही दुआ किया करें कि अगर आपके हक में बेहतर है तो आपको वो अल्लाह पाक दे दे, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या ये जॉब हमारे लिए बेहतर होगी या ये चीज़ हमारे लिए बेहतर होगी या नहीं। तो दुआ किया करें, अल्लाह पाक पे छोड़ दिया करें, और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।